हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.32 जिसमें वो कह रहे कि फाइंड कीजिए आई नॉट करंट को यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। तो थेवेनिन्स असल में थ्योरम क्या कहता है बच्चों? हमारा जो तरीका है आपको समझाने का वो यही है कि समझे कि थेवेनिन्स थ्योरम जो था वो एक कह रहे दर्जी टाइप सा थ्योरम है कि थेवेनिन्स कहता है कि आप क्या करें कि जो आप जिस वायर के अंदर आपने आउटपुट फाइंड आउट करनी है उस वायर को पहले कट लगाकर सर्किट से अलहदा कर दें और बाकी का जो प्रीवियस सर्किट बचता है उसके क्रॉस आपने ओपन टर्मिनल्स लगा के वोल्टेज मालूम कर लेने हैं। तो देखें यहाँ पे ये जो सर्किट दिया गया है वहाँ पे आउटपुट किस वायर में है, इस वायर के अंदर है, यानी आई नॉट इसमें फ्लो कर रही है, यही हमारी आउटपुट है। तो इस वायर को हम कर देंगे कट, यानी यहाँ पे कट लगा देंगे इस तरह से। मैंने इस वायर को कट लगा दिया तो पीछे फिर हमारे पास सर्किट किस तरीके से ड्रा होगा मैं आपको बताता हूँ। ये प्रीवियस वाला सारा सर्किट ड्रा हो जाएगा, ये वायर बस अलहदा हो गई है इसमें से। तो लें आप देख सकते हैं मैंने क्या किया जी, बाकी का सर्किट ड्रा कर दिया और उस वायर को कट कर दिया बीच में से, ठीक है जी। इसके बाद थेवेनिन्स ने ये कहा था कि जहाँ पे आपने कट लगाया वहाँ पे आपने क्या करना है, ओपन टर्मिनल्स कनेक्ट करवा देने हैं इस तरह से, ठीक है जी। ओपन टर्मिनल्स कनेक्ट करवा के वहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज मेंशन कर देने हैं, यानी कि वीओसी मेंशन कर देने हैं इस तरह से। तो जहाँ पे मैंने देखें वायर कट लगाया था वायर को, वहाँ पे ओपन टर्मिनल लगा के वीओसी मेंशन कर दिए, ठीक है जी। अब ये हमने कैलकुलेट करने, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है थेवेनिन्स थ्योरम का जो स्टार्टिंग में होता है। तो आपको पता ही है बच्चों, जैसा कि हम क्वेश्चन पहले में हल करते आ रहे हैं, यहाँ पे अब हम कौन सा मेथड लगाएं, आपके जहन में कौन सा मेथड आता है यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के? देखें एक मेथड तो बहुत मुश्किल है कि अगर हम नोडल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं ना, तो मुश्किल तो नहीं है, मतलब लंबा है। अगर हम नोडल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं तो सुपर नोड की तरफ जाएंगे, फिर कहीं पे हमें बाइनरी नोड कंसिडर करके बहुत लंबा करना पड़ेगा क्वेश्चन को, मतलब काफ़ी हमारा दिमाग ख़राब होगा उसके पीछे। तो उससे बेहतर जो मुझे यहाँ पे वे नज़र आ रहा है वो ये है कि हम चैप्टर 2 के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दें। वो कैसे देखें, वीओसी वोल्टेज है ना, अगर हम इतने से हिस्से को कवर करें तो वीओसी को मालूम किया जा सकता है। वो कैसे, अगर मुझे इस 4 किलो हम रजिस्टर के क्रॉस इसके वोल्टेज पता हो, इस 6 मिली एम्पेयर के क्रॉस इसके वोल्टेज पता हो, तो देखें वो कैसे मालूम किए जा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनके नाम ना वेरिएबल के नाम से वोल्टेज मेंशन कर देता हूँ। इसके क्रॉस में वोल्टेज ले लेता हूँ V1 के नाम से, ठीक है जी। इसके क्रॉस में वोल्टेज ले लेता हूँ V2 के नाम से, अपनी मर्ज़ी से देखें मैंने साइन रखे हैं, ऊपर पॉजिटिव का नीचे नेगेटिव का दोनों में, ठीक है जी। अब मुझे ये V2 और V1 कैलकुलेट करने होंगे, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं आपको बताता हूँ। देखें हम दोनों में बच्चों दोनों लूप्स में एक एक करंट फ्लो करवा देते हैं, ठीक है जी, दोनों लूप्स के अंदर। इसके लूप के अंदर मैं एक करंट ले लेता हूँ I1 के नाम से, ठीक है जी। आपको पता लूप एनालिसिस का थोड़ा कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। इसमें मैं I1 के नाम से एक करंट ले ली और इसमें भी I2 के नाम से करंट ले ली। और आपको पता है लूप एनालिसिस में आपको बताया हुआ है कि हमेशा करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, तो ये क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में है। I1 की वैल्यू देखो बच्चों आपको वैसे ही मिल पा रही है, कैसे देखें, यहाँ पे 6 मिली एम्पेयर का जो करंट सोर्स लगा हुआ है उसकी और I1 की दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर ऐसे हम फ्लो करवा के इसके करीब लेके जाएँ तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो लिहाजा दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो I1 की वैल्यू आपको वैसे मिल पा रही है। जब किसी ऐसा होता है ना कि किसी एक लूप के अंदर ये हो के कोई करंट सोर्स लगा और वो भी एक साइड पे लगा हो, तो हमें उस लूप के अंदर उस करंट की वैल्यू मिल जानी होती है, उस लूप की करंट की। तो I1 की अब हमें वैल्यू मिल सकती है। लेकिन अगर ये दो लूप्स के सेंटर में लगा होता तो हमें सुपर लूप की कंडीशन मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखें I1 जो है यहाँ पे आके हम ऐसे फ्लो करवा के देखेंगे, I1 जब उसके करीब जाता है तो ऐसे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाता है, यानी वो भी नीचे की तरफ I1 मूव करता है और ये भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। यानी कि अगर डायरेक्शन अपोजिट होती बस ये -6 मिली के बराबर होता, लेकिन डायरेक्शन सेम है, दैट्स वाई ये 6 मिली के ही बराबर हो जाएगा I1 भी। तो I1 की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है जी। अब आप I1 की वैल्यू की मदद से V2 को मालूम कर पाओगे बाद में, लेकिन पहले आपको I2 को मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि I2 मालूम हो जाएगी फिर ही आप ये काम कर पाओगे V1 और V2 के लिए। फिर आप VOC की इक्वेशन लिख पाओगे, VOC मालूम हो जाएगा। अब देखें I2 को मालूम करने के लिए मैं इस लूप के ऊपर KVL लगा देता हूँ, ठीक है जी। अप्लाई KVL एट लूप 2 ये आपने लिख देना, जिसका मतलब क्या है जी, हमने लूप 2 के ऊपर KVL लगाना है, हर उस कंपोनेंट के वोल्टेज लिखते जाना जो इस लूप में आएगा। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर ये 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसमें दो देखो बच्चों करंट्स पास करते हैं तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। एक I2 है जो कि जा रही है यहाँ पे ऐसे आके लेफ्ट साइड को, जबकि I1 जो है इसमें से गुजरती है वो जाती है राइट साइड को। दो करंट्स का पास होता है, गुजरना होता है, तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं इस 4 किलो ओम रजिस्टर में से। तो लिहाजा हम इसके वोल्टेज
जो है बच्चों उसका फार्मूला फिर कैसे लेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट होगी। आई1 जा रही है राइट साइड को, आई2 इसमें से जा रही है लेफ्ट साइड को। तो किसको किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन कहता है अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल है और डायरेक्शन में यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन में, तो लिहाजा किसी एक को नेगेटिव में लेना पड़ेगा। डैट्स वाई हम तो लिहाजा बच्चों जिस लूप के ऊपर आप केवीएल लगा रहे हो ना, सिर्फ उसी के लूप की करंट को पॉजिटिव लो, बाकी की नेगेटिव ले लो। फिर आई2 को चले हम फिर पॉजिटिव ले लेते हैं और आई2 को आई1 को नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि लूप 2 के ऊपर केवीएल लग रहा है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखें करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है 12 वोल्ट के सोर्स में, तो ये -12 आ गए। मजीद आगे गए तो करंट इस 4 किलो ओम के रजिस्टर में से गुजरी, तो इसके वोल्टेज क्या होंगे, सिंपल करंट इंटू रेजिस्टेंस वाला फार्मूला ओहम्स लॉ, 4 k I2 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। इसमें से सिर्फ एक करंट गुजरी थी, डैट्स वाई इसका ये फार्मूला बना। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 k I2 कितना हो गया 8 k I2, ठीक है जी। और ये देखें -4 k I1 और ये -12, इन दोनों को उठा के अगर दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, -12 उधर जाके +12 हो गया और ये -4 k I1 उधर जाके +4 k I1 हो गया, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता, डेट्स वाई इधर उठा के ले आया हूँ। आई2 इधर ही रह गया और 8 के इधर आके बटे में डिवाइड हो गया। 4 k इंटू I1 की वैल्यू जो कि 6 मिली है हमारे पास और बटे में यहाँ पे आ गया 8 k। तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखते हैं क्या बनता है। I2 इज़ इक्वल टू, तो देखो बच्चों ये बन रहा है 24, 4 6 बार 24 किलो मिली कैंसिल हो चुका होगा और 24 जमा 12 करें तो बनता है 36। 36 को 8 से तकसीम करें तो कितना बनता है जी, 36 तकसीम 8, तो ये बच्चों आता है 4.5 और किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा ये वाला 4.5 मिली एम्पेयर वैल्यू आई है आई2 की। अब मैं आपके सामने I1 और I2 की मदद से V1 और V2 मालूम करके दिखाता हूँ। देखें I2 की मदद से V1 मालूम करना काफ़ी ईजी है, वो देखें कैसे, सिंपल ओहम्स लॉ लग रहा है। V1 इज़ इक्वल टू, यानी कि इस रजिस्टर में से I2 गुजरती है तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, सिंपल सी बात है। तो लिहाजा ओहम्स लॉ इस पे लगेगा, यानी कि V इज़ इक्वल टू IR। सबसे पहले नंबर पे रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि R यानी कि 4K है और करंट जो है देखो बच्चों V1 के जिस टर्मिनल में एंटर करेगी उस साइन के साथ आएगी। I2 जो है वो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है, डेट्स वाई +I2 पुट हुई। अगर नेगेटिव में करती तो हम -I2 यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट है इसमें असल में। तो लिहाजा आगे देखें 4 k इंटू I2 की वैल्यू आ जाएगी, तो I2 की कितनी वैल्यू आई है 4.5 मिली। तो इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कितना बनता है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि किलो और मिली तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये बच्चों आते हैं 18 वोल्ट, ठीक है जी, ये तो आपको मिल गए। V2 कैसे मालूम कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। V2 को मालूम करने के लिए आपको इस लूप के ऊपर दोबारा से KVL लगाना होगा, जैसे आपने यहाँ पे लगाया, लेकिन इस दफ़ा आप क्या करोगे, इस 6 मिली एम्पेयर को कंसीडर नहीं करोगे, V2 के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करोगे। तो देखो क्या होता, हम इस लूप के ऊपर लगाते हैं KVL, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है जी। करंट सबसे पहले 6 किलो हम के रजिस्टर में से गुजरती है, तो हमें इसके वोल्टेज लिखने होंगे। वोल्टेज क्या आएंगे बच्चों, करंट इंटू रेजिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो करंट है I1 और रेजिस्टेंस है 6 के, तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका फार्मूला बन जाएगा 6 के I1। मजीद आगे बढ़ते हैं तो इस 4 किलो हम के रजिस्टर में से करंट गुजरती है, जिसमें से 2 करंट पास कर रही हैं, एक I1 है एक I2 है, तब जाके इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। I2 जो है वो जा रही है लेफ्ट साइड को और I1 जा रही है ऐसे राइट साइड को, तो लिहाजा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई। इस वक्त हम KVL लगा रहे हैं लूप 1 पे, डेट्स वाई हम क्या करेंगे बच्चों, लूप 1 की करंट को पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 k इंटू I1 माइनस I2, ठीक है जी, ऐसे आ जाएगा। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये वाला करंट सोर्स आ जाता है आपको, जैसा कि मैंने बताया था जिस लूप के अंदर करंट सोर्स होता है वहाँ पे तो हम KVL लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने कैसे लगा लिया बच्चों, असल में मैंने ना इस वक्त करंट सोर्स को कंसिडर नहीं किया हुआ, उसके वोल्टेज सोर्स को कंसिडर किया हुआ है, तो लिहाजा हमने इसको इग्नोर करना है और इसके साइन को कंसिडर करना है। तो करंट देखें ऐसे मूव करती है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर V2 के, तो ये आ जाएंगे +V2 और चक्कर मुकम्मल होगा तो इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। अभी आप V2 मालूम कर लोगे, बस इतनी सी बात है, ये आपको समझाना चाह रहा था। तो देखें V2 की क्या वैल्यू आती है, V2 इज इक्वल टू, ये दोनों सबको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाने लगा, ये देखें 6 के I1 प्लस 4 के I1 टोटल हो चुका होगा ये 10 के I1, जो कि दूसरी जानिब जाके -10 के इंटू I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6 मिली, ठीक है जी। और यहाँ पे बन रहा था -4 के I2 जो कि दूसरी जानिब जाके हो गया +4 के I2 इंटू I2 की वैल्यू जो कि कितनी थी हमारे पास 4.5 मिली, ठीक है जी। इसको सॉल्व करके देखते हैं और V2 के वोल्टेज मिल जाते हैं। ये बन रहा -60 और ये कितना बनता है +4 मल्टीप्लाई बाय 4.5,
ये बच्चों आपके पास आ जाते हैं -42 वोल्ट। ठीक है जी। अब आपको V1 की वैल्यू भी पता है, V2 की वैल्यू भी पता है, तो लिहाजा अब आप VOC मालूम कर सकते हो। किस तरीके से ये आपके ना असल में माइंड में ड्रा होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको चैप्टर 2 में समझाया हुआ है इस तरीके से। ये बच्चों आपके माइंड की शेप है, ये जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ। इस तरह से आपके सामने कंडीशन बन गया कि VOC वोल्टेज है, ऐसे आपके सामने इसके वोल्टेज हैं 4 किलो ओम के V1, और ये नीचे आपके पास ये करंट सोर्स के वोल्टेज हैं V2। उसी तरह से साइन होने चाहिए जैसे हमने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे आपके पास एक डब्बा बना हुआ है यहाँ पे इनका। तो इनके अंदर आपने जब भी कभी ऐसी कोई इक्वेशन लिखनी हो, इसमें करंट तो फ्लो कर नहीं सकती, लेकिन ये आप अपने माइंड में फ्लो करवा के इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। हमेशा क्लॉकवाइज करंट ऐसे एक लूप की इक्वेशन बना लो। तो ये आपका बच्चों रफ अमल का हिस्सा है, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपके रफ अमल का आपको समझाने के लिए ड्रा किया इसकी मदद से। देखें मैंने इन सब के वोल्टेज ले लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ VOC के लिए। देखें कैसे होगा, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, KVL की तरह इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन अब ये नहीं मेंशन करेंगे अप्लाई KVL वगैरह, अब डायरेक्ट इक्वेशन लिखी जाएगी। हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये आगे -V2। मजीद आगे बढ़े तो करंट इसके भी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये आगे -V1। नेक्स्ट आगे बढ़े तो इसके करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी तो ये आ जाएंगे +VOC और इज इक्वल टू में 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। तो देखें आपके पास VOC की इक्वेशन आ रही है, ये दोनों दूसरी जानिब जाके प्लस हो गए, V1 + V2। तो वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं, V1 की कितनी वैल्यू आई थी 18, और इसकी वैल्यू आई है -42। तो देखते हैं ये कितने आ जाते हैं VOC, -42 जमा 18, तो ये -24 वोल्ट बच्चों आपके पास आ गए। ठीक है जी। अब ये आपने निकाल लिया है VOC। इसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है अपने पास थेवेनिन्स का। थेवेनिन्स कहता है कि जो सर्किट में आपने कट लगाया था वहाँ पे अब आपने आर थेवेनिन्स निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है उस सर्किट की तमाम सोर्सेज को शट डाउन करके। वोल्टेज सोर्स बच्चों जब शट डाउन होता है एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है, यानी वहाँ पे शॉर्ट वायर आ जाती है, ज़ीरो रेजिस्टेंस वाली एक ऐसी वायर। ठीक है जी, ज़ीरो रेजिस्टेंस वाली वायर। और जो करंट सोर्स है जब वो यानी कि शट डाउन होता है ना, तो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करने लग पड़ता है, यानी ऐसी एक वायर से रिप्लेस हो जाता है जिसके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ये तो गायब हो जाएगा और इसकी जगह शॉर्ट वायर ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन लग जाएगा और यहाँ पे आर थेवेनिन्स मेंशन हो जाएंगे और फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मैं आपके हाँ, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये मैंने सर्किट ड्रा कर दिया आपके सामने है। तो मैंने आर थेवेनिन्स का सर्किट ड्रा किया कैसे, VOC की जगह देखें आर थेवेनिन्स मेंशन है, ये 4 किलो ओम का रजिस्टर, ये वाला 4 किलो ओम का रजिस्टर, और जैसा कि मैंने बताया था करंट सोर्स वाला जो होगा हमारे पास सोर्स वो ओपन सर्किट के तौर पे रिप्लेस हो जाएगा, यानी इससे जो कि वायर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डैट्स वाई उसको हमने ड्रा ही नहीं किया। ठीक है जी। और जो हमारा वोल्टेज सोर्स था वो एक शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया। देखें डायरेक्ट कनेक्टेड वायर जो कि आपको नज़र आ रही है, जिसकी 0 किलो ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि आप मेंशन करो रेजिस्टेंस या ना करो एक ही बात है यार, ये एक डायरेक्ट कनेक्शन वाली वायर है। तो ये आपके पास ऐसे कनेक्ट हो गई। ठीक है जी। और ये 6 किलो ओम का रजिस्टर नीचे लगा और ये आपके आर थेवेनिन्स वहाँ पे आ गए जहाँ पे VOC थे। ठीक है जी। अब हमने आर थेवेनिन्स कैलकुलेट करने, अब मैं आपको बताता चलूँ, तब दो रजिस्टर के दरमियान जब अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होता है ना वायर का, तो वो पैरेलल में होते हैं, और जब एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज़ में होते हैं। अब देखें इस और इस 4 किलो ओम के दरमियान एक वायर का टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है दोनों के दरमियान, और एक वायर का टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है। देखिए किस तरह से ये वाली 4 किलो ओम की वायर ऐसे आके यहाँ पे अटैच है और इसकी भी यहाँ पे अटैच है, और यहाँ पे भी दोनों का एक सिरा कॉमन और यहाँ पे एक कॉमन हो गया, यानी कि अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो गया। तो ये दोनों क्या हुए, पैरेलल में हुए। तो लिहाजा इन दोनों का पैरेलल हम निकाल लेंगे। यानी हमने क्या किया, हमने सोचा कि जहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं उनकी जगह हम एक इक्विवेलेंस रजिस्टर निकाल कर लगा देते हैं। ठीक है जी। अब इन दोनों का पैरेलल निकाल के मैं R1 के नाम से इनकी इक्विवेलेंस निकाल लूँगा, जो कि क्या है मेरे पास आती है। अब चेक करते हैं। देखो बच्चों ये दोनों पैरेलल में है, तो लिहाजा पैरेलल कैसे निकाला जाता है, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, नीचे वैल्यूज़ का सम हो जाता है। 2 अगर आपके पास पैरेलल में हो रजिस्टर, अगर 2 से ज़्यादा हो फिर एक अलग तरीका होता है, वो मैंने बताया हुआ है, उसकी भी वीडियो मौजूद है कंसेप्चुअल वीडियो में। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगी 2 किलो ओम के बराबर। ठीक है जी। R1 ये आपके पास इन दोनों का पैरेलल आ गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, जिसको ये होल को आप उतार के इसकी जगह, यानी ये जो होल जहाँ तक आपने ये सर्कल ड्रा किया इसको उतार के एक रजिस्टर लगा देंगे जो कि 2 किलो ओम का होगा, और आपके पास सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब मैं थोड़ी जगह यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मैंने मेजर सर्किट को अब लास्ट में ड्रा करना है इसलिए। ठीक है जी। तो ये देखेंगे आपका ऐसे R1 का 2 किलो ओम का रजिस्टर लग गया। ठीक है। और ये नीचे आपका 6 किलो ओम का पहले से लगा हुआ था, 6 किलो ओम। ठीक है जी। अब आर थेवेनिन्स बस फाइंड आउट होने लगी है। देखें
बच्चों इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, सिर्फ एक वायर का टर्मिनल इन दोनों के दरमियान कॉमन हो रहा है, बाकी इसका भी ओपन पड़ा हुआ है, इसका भी ओपन पड़ा हुआ है, यानी कि आपस में कनेक्टेड नहीं है। डैट्स वाई दोनों का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। तो इस कंडीशन में ये दोनों हुए सीरीज़ में। तो सीरीज़ में आर थेवेनिन अब मैं निकालने लगा हूँ। सीरीज़ में क्या होता है, रेजिस्टेंसेज जमा हो जाती हैं। तो 2K + 6K हो जाएगा, जो कि 8K आ जाती है। तो लिहाजा ये आपके पास आर थेवेनिन्स आ गई और वो आपके पास VOC आ गई। लिहाजा अब हम इसका मेजर सर्किट ड्रा करने जा रहे हैं। यहीं पे मैं ड्रा करूँगा बच्चों। आर थेवेनिन्स कहता है जब आप ये VOC और आर थेवेनिन्स फाइंड आउट कर लें, यानी सॉरी आर थेवेनिन्स नहीं, थेवेनिन्स थ्योरम कहता है कि जब आप ये दोनों चीज़ें मालूम कर लें तो VOC वोल्टेज सोर्स को आर थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में लगाएं। ठीक है जी, ये वो कहता है। तो ये कितनी थी, -24 वोल्ट थे। तो ये इसके साथ मैंने आर थेवेनिन्स को लगा दिया सीरीज़ में। अब ये कैसे सीरीज़ में आपको बताता हूँ। देखें, सीरीज़ में उस वक्त ही हो सकते हैं जब इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो वायर का। ठीक है जी। तो देखें, ये वायर का सिर्फ एक टर्मिनल अभी तक कॉमन है इन दोनों के दरमियान। अगर दूसरा टर्मिनल कॉमन कर दिया तो फिर ये पैरेलल में होंगे, लेकिन ये अभी तक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, यानी कि ये सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन करके दोनों सीरीज़ में आ गए। इसके बाद अब हमने क्या करना है बच्चों, जो वायर काटी थी ना, शुरू में कट कर दी थी आउटपुट वाली, वो यहाँ पे लाके अटैच कर देनी है। तो लिहाजा वो कौन सी वायर थी, ये देखें, वो वायर थी 6 किलो ओम वाली, जिसमें I0 फ्लो कर रही थी। तो लिहाजा ये मेजर सर्किट है जिसमें वो वायर अटैच कर दी जाएगी। तो देखें कितना वो लंबा और मुश्किल सर्किट था, जिसको हमने आसान बना लिया थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके। और ये वो वायर लग गई जिसको हमने काटा था उस सर्किट में से। अब हम I0 को ईजिली मालूम कर सकते हैं। तो देखें ज़रा कैसे, ये एक होल सर्किट है, एक ही लूप है। तो लिहाजा अगर इसमें हम करंट की डायरेक्शन लेना चाहें तो आपको पता है, इसमें अगर हम लूप की डायरेक्शन ले लें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेंगे। ठीक है जी। और मैं उस करंट का कोई भी नाम रख सकता हूँ, I0 ही रखूँगा। उसकी रीज़न आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो बच्चों, जो करंट की हम डायरेक्शन ले रहे हैं वही डायरेक्शन यहाँ पे I0 की। आप ज़रा डायरेक्शन दोनों की मैच करके देखो। I0 ऐसे फ्लो करती करती आ रही है और इस वायर में ऐसे डाउनवर्ड मूव कर रही है। अगर हम करंट की डायरेक्शन लेते ना क्लॉकवाइज, मतलब कोई भी करंट लेते, I1 लेते, I2 लेते, तो उसने भी इस वायर में आके ऐसे डाउनवर्ड मूव करना था और ये भी डाउनवर्ड मूव कर रही थी। दोनों की वैल्यू इक्वल होनी है। तो यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर आप एग्जैक्ट I0 ही ऐसे मालूम कर लो, यानी इसके ऊपर KVL लगा के, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी जो आपकी यहाँ पे है। इतना आप जानते हो सभी। तो लिहाजा अब हम यहाँ पे KVL लगाएंगे। तो KVL लगाने से हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ के वोल्टेज लिखते जाएंगे और I0 मालूम हो जाएगी लास्ट में। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, तो -VOC की वैल्यू आगे पुट होगी। माइनस इंटू VOC के वोल्टेज जो कि -24 है, माइनस इंटू -24। मजीद आगे बढ़ते हैं तो यार थेवेनिन्स के रजिस्टर में से गुजरती है। तो एक रजिस्टर के वोल्टेज बच्चों क्या हो सकते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस जो फार्मूला होता है ओहम्स लॉ, V = IR। तो रेजिस्टेंस तो 8K है और करंट I0 है, तो ये आ जाएगा 8K I0। ठीक है जी। इसी तरह से करंट आगे बढ़ती है तो 6 किलो ओम के रजिस्टर के वोल्टेज मांगती है। तो लिहाजा इसके वोल्टेज क्या होंगे, 6K I0 और = आ जाएगा 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखें, आपको बस वैल्यू मिलने लगी है। देखें, ये बन गया आपके पास 8 और 6 14, और ये जो माइनस माइनस प्लस हुआ और ये दूसरी जानिब जाके फिर से माइनस में कन्वर्ट हो गया 24। ठीक है जी। यहाँ पे ये प्लस में होके फिर से उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो गया। और फिर हमारे पास क्या हुआ, I0 इधर ही रह गया और -24 के बटे में चला गया 14K। के ऊपर जाके बच्चों मिली बन जाना। और 24 को 14 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 24 तक़सीम 14, तो ये बच्चों आपके पास आता है 1.71 -1.7। 1 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मिली एम्पेयर यहीं तक, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है। -1.7 मिली एम्पेयर। ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।